हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में हम डिटेल में इस टॉपिक में एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज से हमने न्यायपालिका का टॉपिक स्टार्ट करा है। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद की क्लास में जैसे हाई कोर्ट पढ़ेंगे एंड उसके बाद जो उसके नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, सबका जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है सभी का हम डिटेल बाय डिटेल, सीरियल बाय सीरियल, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चलते रहेंगे। डेली हमारी क्लास होती है फ्रेंड 9 o'clock इवनिंग, तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए। क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है इसी तरह लिखकर आप हमें 8447410108 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको जो भी डे टू डे की इंफॉर्मेशन रहेगी या फिर जो भी अपकमिंग वैकेंसीज है, जो अभी हाल ही में डीएसएसपी की वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आप सभी अपनी तैयारी कर लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उन सब की जो भी वीडियोस होगी, एज होगी या फिर जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे सभी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आप यदि आप हमें व्हाट्सएप पे अपने नंबर डिटेल जो भी लिख के अगर आप हमें करते हैं तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी सभी वीडियोस के लिंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा जो घर बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, यदि आपको कोई ऐसा मटेरियल चाहिए कि उससे बाहर आपको ना पढ़ना पड़े तो आप हमारे हार्ड कॉपी नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारी कोरियर सर्विस अवेलेबल है। इस तरह का ही कंप्लीट बुकलेट के साथ हमारे नोट्स आपके पास आएंगे। जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आपको चाहिए सभी के लिए अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर के लिए आप हमें 8447410108 पर व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप का आप डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, लिंक चाहिएगा, लिंक आपको एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा, आईओएस के लिए ये रहेगा। जब आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी तो ऐप पर आपको दोनों ही ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप लाइव बैच लेना चाहते हैं या फिर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शंस आपको ऐप पर अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप ओनली अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट सीरीज भी ऐप पर अवेलेबल है। सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। इस तरह का हमारा फ्रेंड्स जो भी हमारी न्यायपालिका है उस इस तरह पिरामिड शेप में उसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आता है सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबसे लास्ट में आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। इस तरह का हमारा पिरामिड, ये हमारी न्यायपालिका की शेप है जो स्टेप बाय स्टेप हम इसके अकॉर्डिंग ही क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो सबसे पहले हुई भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत एक संघीय अदालत के रूप में इसको स्थापित किया गया। इसके बाद इसका जो किस आर्टिकल में इसका वर्णन है 124(1) के अंदर। कौन से अनुच्छेद में 124(1)? 1950 में इसकी स्थापना की गई भारत में, आर्टिकल 124(1) में। संसद को यह शक्ति है कि वो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। यानी कि हम अगर ये माने कि यदि हमें न्यायाधीश की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट खुद से ही अपनी वैकेंसियों को फिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का जब दिल करा अपनी वैकेंसी को निकाला, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दी, अब इतने चाहिए, नहीं। संसद को ये राइट्स है, सुप्रीम कोर्ट संसद को बताता है, उसके बाद संसद को ये राइट है कि वो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और कम, मतलब डिक्रीज और इंक्रीज कर सकती है। क्या स्ट्रक्चर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, क्या गठन, कैसे गठन हुआ है सुप्रीम कोर्ट का? जब मूल संविधान में, जब पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उस समय टोटल जो है वो 8 थी जजों की संख्या, न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 8 हुआ करती थी, जिसमें 1 CGI था और 7 अदर जजेस थे, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य जज। तो इस तरह टोटल जो है वो संख्या 8 थी। समय समय पर जैसे ही संख्या बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई, संसद के अकॉर्डिंग इनकी संख्या में इंक्रीमेंट किया गया। सबसे पहले 1950 में संख्या जो है वो 8 थी, उसके बाद 1956 में इसकी संख्या को बढ़ाया गया। इसी तरह से ईयर बाय ईयर जैसे भी लगा कि अब संख्या को बढ़ाया जाए, 1956, 1960, 1977 इस तरह से जो है जजों की संख्या को इंक्रीज किया गया। और ऐसे इंक्रीज करते हुए जो अभी जजों की संख्या वो 31 थी, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, ये 2018 तक के जजों की संख्या थी। उसके बाद
2019 में फिर से 4 न्यायाधीशों की संख्या को इसमें और जोड़ा गया। तो अभी फिलहाल एट प्रेजेंट में जो जजों की संख्या है वो सीजीआई समेत 34 है, यानी कि 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस। तो टोटल जो है वो 34 जजेस सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले मैं भारत का नागरिक होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, फर्स्ट कंपलसरी है। उसके बाद उसे उच्च न्यायालय में 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर या तो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या फिर उसके बाद 10 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। ये 10 इयर्स जो है ये कंटिन्यूटी में होने चाहिए फ्रेंड्स, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 वर्षों तक लगातार किसी भी न्यायालय में किसी भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, या तो वो 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो किसी उच्च न्यायालय में, या फिर लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। दोनों में से कोई ऑप्शन, या फिर ये दोनों ही अगर नहीं है तो थर्ड ऑप्शन है कि राष्ट्रपति की राय में वह प्रसिद्ध न्यायविद हो। यदि वो फेमस है, न्यायविद फेमस है राष्ट्रपति की नजरों में, तो भी उसके पास योग्यता है, भारत का नागरिक होगा, प्रतिष्ठित न्यायविद होगा। इन तीनों में से ऑप्शन है, कोई भी एक कंडीशन आपके पास होनी चाहिए और साथ में भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता के लिए एलिजिबल होगा। न्यायाधीशों का क्या कार्यकाल होता है, यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स। न्यायाधीशों के लिए क्या कार्य, सुप्रीम कोर्ट में 2 टाइप्स के न्यायाधीश, एक तो सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अदर जजेस होते हैं। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले अदर जजेस की। 65 इयर्स, क्या एज होती है? 65 ईयर, यानी कि जो अदर जजेस होते हैं वो 65 एज तक उस पद पे रह सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सीजीआई की। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं पद खाली के, या तो उसकी एज 65 साल हो जाए तो वो रिटायर्ड हो जाएगा, या फिर उसके कार्यकाल को 5 ईयर हो जाए, यानी कि उसको सीजीआई बने हुए यदि उसको 5 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको रिटायर्ड होना पड़ेगा, चाहे बेशक से इस टाइम जब उसको 5 ईयर सीजीआई बने हुए हो गए, यदि उसकी एज मान लो 62 ईयर है तो भी उसको रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपने पद पर 5 साल हो गए हैं। इसलिए जो भी पहले हो जाए, या तो वो 65 साल पहले एज में हो जाए, या फिर वो उसको कार्यकाल पे रहते हुए 5 इयर्स हो जाए। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीजीआई की जो एज रहेगी, जो कार्यकाल रहेगा वो 65 ईयर और 5 ईयर रहेगा, और अदर जजेस का जो रहेगा वो ओनली 65 ईयर्स ही रहेगा। जब सीजीआई अपना पद खाली करते तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और सीजीआई की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 124 पर। 124(6) यानी कि ओथ, शपथ जो है भारत में जो ओथ सीजीआई को जो ओथ दिलाई जाती है उसका वर्णन 124(6) आर्टिकल में, संविधान के आर्टिकल 124(6) में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सीजीआई को ओथ दिलाई जाती है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति अनुपस्थित है, नहीं है, तो उपराष्ट्रपति ओथ दिलाएंगे। वेतन और भत्ते क्या है? सैलरी और अलाउंसेस आर्टिकल 125 में जो राष्ट्रपति को जो सैलरी और सीजीआई जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको जो वेतन और भत्ते अलाउंसेस दिए जाते हैं उनका वर्णन कहाँ किया गया? आर्टिकल 125 में। संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो सैलरी होती है वो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है, और इनकी सैलरी कहां से दी जाती है? संचित निधि से। जो भारत की संचित निधि होती है उससे इनकी सैलरी दी जाती है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि सैलरी जो होती है वो टैक्स फ्री होती है। क्योंकि याद रखना, जिनको भी सैलरी भारत के कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है उन सभी की सैलरी टैक्स फ्री होती है, यानी कि भारत के संचित निधि से दी जाने वाली सैलरी टैक्स फ्री सैलरी होती है। न्यायाधीशों का जो वेतन होते हैं उनकी जो उपलब्धियां होती है वो आपातकाल के छोड़कर, या तो कोई इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो उसको छोड़ के, उसके अलावा कभी भी उसको आलाम मतलब कि उनकी सैलरी को काटा नहीं जा सकता। सीजीआई की एट प्रेजेंट जो सैलरी है 2.80 लाख एंड अदर जजेस की है 2.50 लाख। पहले फ्रेंड्स जब
2016 से पहले जब जजेस हुआ करते थे उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट की के चीफ जस्टिस सीजीआई की सैलरी है 1 लाख एंड अदर जजेस की सैलरी है 90,000। अब ये कब से चेंज हुई? 2016 में जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के टीएस ठाकुर, उन्होंने ये सरकार को पत्र लिखा कि जजों की सैलरी को बढ़ाया जाए। 2016 में उन्होंने पत्र लिखा, उसका प्रोसेस चला और उस बिल को पास किया गया 2018 के अंदर। 2018 में ये लागू किया गया कि जजों की सैलरी को बढ़ाकर 2,80 लाख किया जाए, 2,80,000 रुपए सीजीआई और 2.5 लाख रुपए जजेस। अब ये एक बात यहाँ पे याद रखना, 2018 में जब ये प्रस्ताव लागू हुआ तो इनकी सैलरी बढ़ी, लेकिन इसकी जो बात चली वो 2016 में थी। तो 2016 से और 18 के बीच जो 2 साल के टाइम पीरियड में प्रोसेस हुआ, उस समय जो भी जज रहे या फिर रिटायरमेंट हुए या जो भी उस पोस्ट से अपर पोस्ट पे आ गए, उन सभी को सैलरी 2 साल की बढ़ी हुई सैलरी उनको बाद में 2018 के बाद उनको दी गई। क्योंकि जब से स्टार्ट हुआ और लागू हुआ उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें बढ़ी हुई सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजों को दी जाती है। उनकी सैलरी को मतलब कभी काटा नहीं जा सकता, उसको इंक्रीज किया जाता है। अब बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। कौन से आर्टिकल के तहत इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 126 यानी कि आर्टिकल 126 के तहत एक्टिंग चीफ जस्टिस का वर्णन किया गया है। कब इसकी नियुक्ति होगी? भारत के राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगा जो कि एक सीजीआई का होता है। ये कब कार्य करेंगे? जब यदि सीजीआई का पद खाली है या किसी भी कारणवश अनुपस्थित है अस्थायी रूप से, तो वो उसके कर्तव्यों का पालन, जो भी सीजीआई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है किसी भी कारणवश, तो उसकी जगह राष्ट्रपति जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे आर्टिकल 126 के तहत। और जो नियुक्ति का प्रोसीजर रहेगा वो सेम वैसे ही रहेगा फ्रेंड, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। सेम वही प्रोसेस रहेगा, वही उसको वेतन, सैलरी, अलाउंसेस, हर चीज उसको सीजीआई के बराबर ही दी जाएगी, वही पोस्ट उसको दी जाएगी। उसके बाद आते हैं तदर्थ न्यायाधीश यानी कि अडहोक जजेस। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 127 के तहत किया गया है। ये सभी जो हम आर्टिकल्स जो इसमें जो भी मैं आर्टिकल्स आपको बता रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, किस आर्टिकल के तहत अडहोक जजेस की नियुक्ति की जाती है, किस आर्टिकल के तहत कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को और दिलाने का प्रावधान है, किसमें सैलरी का जिक्र है। तो वो सभी जो है आपको आर्टिकल टू आर्टिकल आपको याद रखने हैं सीरियल वाइज अच्छे से। अपॉइंटमेंट टू अडहोक जजेस यानी कि अनुच्छेद 127 के तहत अडहोक जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रावधान है। अब हम देखते हैं कि अडहोक जजेस की नियुक्ति कब की जाती है। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसके पास केस ज्यादा है और जजों की संख्या कम है, उसको और ज्यादा संख्या में जज चाहिए जिससे कि वो अपने केस को जल्दी से निपटा सके, तो वो सरकार को यानी संसद को ये पत्र लिखते हैं कि उन्हें जजों और अधिक जज चाहिए। अब जैसे सरकार को बताएंगे कि 4 जज चाहिए, 5 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितने भी बताएंगे और कितने टाइम पीरियड के लिए उन्हें जज चाहिए। यदि वो बोलते हैं कि 5 मंथ्स के लिए चाहिए तो संसद उन्हें 5 मंथ्स के लिए देगी। जो इनकी नियुक्ति का जो अडहोक जजेस की नियुक्ति का जो प्रावधान होगा वो एज सेम वैसे ही होगा जैसे कि दूसरे जजेस का होता है। सेम वही प्रोसेस होगा, सेम वही सैलरी, वही अलाउंसेस, हर चीज सेम रहेगी। सिर्फ एक चीज होगी जो सेम नहीं होगी, वो रहेगा कार्यकाल। क्योंकि यहाँ पे जो मेंशन किया जाएगा कि 5 मंथ्स के लिए चाहिए, 6 के लिए, 7 के लिए, तो कार्यकाल जो उनका टाइम पीरियड रहेगा वो वही रहेगा जो यहाँ पे बताया जाएगा। उसके अलावा हर चीज सेम रहेगी, बाकी रेगुलर जजों के जैसी। और कौन से आर्टिकल के अंदर है? 127 के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि रिटायर्ड जजों की अपॉइंटमेंट के लिए। कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है? आर्टिकल 128 के तहत। जो रिटायर्ड हुए जज होते हैं उनकी बहुत बार ऐसी जरूरत हो जाती है, यदि कोई ऐसा मेजर सा कोई केस या मुद्दा आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में जिसके लिए लगती है कि उस रिटायर्ड जज को बुलाया जाना चाहिए, तो उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। या फिर कोई संसद या सरकार से रिलेटेड कोई फैसला, उसमें सरकार को लगता है कि उस रिटायर्ड जज को बुलाना चाहिए, तो वहां पे भी रिटायर्ड जज की नियुक्ति हो जाती है। तो इस तरह से आर्टिकल 128 के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कि रिकॉर्ड कोर्ट भी कहा जाता है। कौन सी आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 129 के तहत। बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड, आपको याद होना चाहिए कि रिकॉर्ड कोर्ट आर्टिकल
सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड कोर्ट भी कहा जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 129। रिकॉर्ड कोर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सभी जो भी केसेस होते हैं उन सब का हवाला दिया जाता है, सभी को एज ए रिकॉर्ड, एज ए प्रूफ उनका हम यूज करते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहां पर है? उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली, यानी कि जो प्लेस है वो नई दिल्ली में है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 130। यानी कि पूछे सुप्रीम कोर्ट को प्लेस कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 130 में दिया गया है। और कहां पर दिया गया है ये तो आप सबको पता है, न्यू दिल्ली। अब बात करते हैं न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का जो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और हटाते भी कौन है? राष्ट्रपति। हटाने के लिए अब एक है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट जो होता है, जो महाभियोग लाते हैं, यदि ऐसा लगता है कि कोई जज के खिलाफ यदि कोई कदाचार या असक्षमता का कोई भी केस साबित हो जाता है तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग जो लाने का प्रस्ताव होता है वो क्या होता है, आप उसे समझिए। इस तरह होता है लोकसभा और राज्यसभा। यदि इम्पीचमेंट लाया जाता है, यदि मान लो पहले लोकसभा में लाया जाता है तो यहाँ पे 100 लोगों की सहमति चाहिए। यदि मान लो राज्यसभा में लाया जाता है तो यहाँ पे 50 लोगों के साइन चाहिए। लोकसभा में आएगा तो स्पीकर हैंडल करेगा, स्पीकर के पास आएगा, राज्यसभा में आएगा तो चेयरमैन हैंडल करेंगे। यदि 100 लोगों के साइन है, स्पीकर के पास गया और स्पीकर को लगा कि नहीं इसमें दम नहीं है, बेशक साइन हो, तो वो उसको वहीं कैंसिल कर देगा। और यदि राज्यसभा में भी इस तरह हुआ, 50 लोगों के साइन है लेकिन चेयरमैन साहब को लगा कि ये ठीक नहीं है या उनकी पोस्ट के खिलाफ या ये कोई इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, ये आरोप नहीं लगाया जा सकता, तो वो इसको यहीं पर कैंसिल कर देंगे। यदि ये आरोप इन्हें लगता है कि जाना चाहिए और ठीक है तो ये आरोप जाता है लोकसभा में लेकर जाएंगे स्पीकर, राज्यसभा में लेकर जाएंगे चेयरमैन। यदि लोकसभा में जा रहे हैं तो 2/3 बहुमत से यहाँ पे पारित होना चाहिए, वोटिंग होगी, 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास हो। इसी तरह राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में वोटिंग होगी, 2/3 बहुमत से पास होगा। इसके बाद इधर आएगा, अगर यहाँ आया तो इसके बाद इधर जाएगा। दोनों ही सदन से यदि वोटिंग होती है तो उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी। 3 मेंबर्स कमेटी होती है, मतलब कि 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है इसके लिए, इंपीचमेंट के आरोप को देखने के लिए। तो इसमें क्या किया जाएगा? एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और नंबर 3 जो राष्ट्रपति की नजरों में एक फेमस विद कानून का ज्ञाता होता है वो। तो ये 3 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी, वो इन आरोपों को देखते हैं। यदि वो राइट पाते हैं, अगर हाँ करते हैं तो इम्पीचमेंट होगा, संसद में जाएगा, पास होगा और इम्पीचमेंट होगा। यदि ये मना कर देते हैं कि नहीं है तो ये मुद्दा यहीं खत्म हो जाएगा। इस तरह से इम्पीचमेंट लगता है यदि आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट के थ्रू उन्हें नहीं हटाया गया है। सबसे पहले उच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट में जो इम्पीचमेंट आया था वो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी 1991 से 93 के बीच आया था, लेकिन वो केस मतलब कि मजबूत नहीं था, फैसला नहीं था कि उनको हटाया जाए या ऐसा कुछ हुआ है, तो इसलिए उसको वहीं की वहीं कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के खिलाफ 2017-18 में महाभियोग का प्रस्ताव संसद में आया और ये हार गए। तो इस तरह अभी तक किसी भी जज के थ्रू इम्पीचमेंट को किसी को भी नहीं हटाया गया है थ्रू इम्पीचमेंट। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति आर्टिकल 143, यानी कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति प्रदान है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 यानी कि 143 के तहत। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश महिलाएं हैं जो नियुक्त हुई है, जो आज तक जो महिलाएं नियुक्त हुई है उनकी हम लिस्ट और कार्यकाल देखते हैं। सबसे पहले आती है जस्टिस फातिमा बीबी। सबसे पहली महिला यदि पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश महिला कौन है, तो आपका आंसर रहेगा जस्टिस फातिमा बीबी। क्या कार्यकाल था? 1989 से 1992। सेकंड नंबर पे है जस्टिस सुजाता मनोहर। थर्ड पे है जस्टिस रूमापाल। फोर्थ पे है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। फिफ्थ पे है जस्टिस रंजना प्रकाश। सिक्स पे है देसाई जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो कि 2018 में बनी है। अब यह याद रखना फ्रेंड, जो इंदु मल्होत्रा है ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट जज बनने वाली पहली महिला है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट जज बनने वाली पहली महिला जस्टिस इंदु मल्होत्रा है।
और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम आता है तो जस्टिस फातिमा बीबी है। और डायरेक्ट जज यदि पूछेंगे क्वेश्चन पे कि पहली ऐसी महिला जो सीधी जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की, तो आपका आंसर रहेगा इंदु मल्होत्रा। उसके बाद देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या क्षेत्राधिकार होते हैं, कौन कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं। बेसिक से 3 होते हैं, मूल अधिकार, अपीलीय और सलाहकार। सबसे पहले देखते हैं मूल, जिसको प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। ये वो मामले होते हैं, वो क्षेत्राधिकार होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, यानी कि उनकी सुनवाई पहले निचली अदालतों में ना होकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं, वो मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स का मामला हो गया, यानी कि मौलिक अधिकारों का मामला हो गया। किसी भी 2 स्टेट या 2 से 2 अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, संघ, स्टेट एंड यूटी के बीच का कोई विवाद हो, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आएगा। पीआईएल रिलेटेड विवाद हो, पब्लिक एलिगेशन लेजिस्लेटर, जिसके फाउंडर भागवती जी हैं, पीआईएल के खिलाफ यदि कोई पीआईएल से रिलेटेड कोई मुद्दा हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो वो होते हैं मूलाधिकार जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। जैसे कि राज्यों से संबंधित विवाद हो गए, यूटी और राज्यों के बीच का विवाद हो गया, या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो गया, या फंडामेंटल का हो गया, या फिर पीआईएल का हो गया। ये सभी मामले हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के मूलाधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील के मतलब से ही लग रहा है, अपीलीय क्षेत्र मतलब कि किसी के लिए किसी के खिलाफ अपील करना, निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील करना सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है। यानी कि निचले कोर्ट से, जब सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील करना, यानी कि मान लो हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है, आप उससे सहमत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते और अपने मुकदमे के लिए अपील करते हैं, तो वो अपीलीय क्षेत्राधिकार में होता है। उसमें कौन कौन से आपके फैसले मुकदमे हो सकते हैं? दीवानी मामलों से रिलेटेड हो, आपराधिक मामलों से हो, या फिर संवैधानिक मामलों में अपील हो। इसके बाद आता है परामर्शदात्री, मतलब कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट परामर्शदात्री कोर्ट भी कहा जाता है। कौन से आर्टिकल? 143, यानी कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है, सलाह लेने का परामर्श है। तो ये आर्टिकल 143 के तहत इसका संविधान में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं। और राष्ट्रपति के पीछे क्या होती है? संसद होती है। अभिलेख न्यायालय 129, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को। अब आता है न्यायिक पुनराविलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल 137, यानी कि आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनराविलोकन यानी कि राइट टू जुडिशियल रिव्यू की पावर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई अधिकार, कोई भी केस है, कोई भी विवाद है, कोई मुद्दा है, उसके ऊपर यदि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं कुछ गलत हुआ है, उस केस के खिलाफ मतलब सही फैसला नहीं हुआ, तो वो अपने फैसले के खिलाफ उस पर दोबारा से जुडिशियल रिव्यू मतलब दोबारा से उसके ऊपर पुनरावलोकन करने का अधिकार रखते हैं। मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में, यानी सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करते हैं? मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में। जो 12 से 35 आर्टिकल में हमारे फंडामेंटल राइट्स है, टोटल 6 हमारे राइट है। पहले बेसिक हमारे जो थे वो 7 राइट हुआ करते थे। 1 राइट यहाँ प्रॉपर्टी का हटाकर उसको परमानेंट, उसको लीगल राइट बना दिया गया, और उसके बाद हमारे 6 फंडामेंटल राइट रह गए। इन 6 के 6 का संरक्षण करना, मौलिक अधिकारों का पूरे 6 के 6 संरक्षण करना सुप्रीम कोर्ट का राइट्स है, यानी कि अधिकार है। एज ए गार्जियन ऑफ फंडामेंटल भी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ये था फ्रेंड हमारा सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।